हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य उत्तरकाल। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था मगध का उत्कर्ष। ठीक है, हमने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था जिसमें हमने मगध के 3 वंश पढ़े थे। कौन से? हरक्य, शिशुनाग और नंद वंश। ठीक है, इसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने किया था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के हमने पढ़े थे 3 ही जो थे ना शासक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ठीक है, तो आज करेंगे हम मौर्य उत्तरकाल। ठीक है, मौर्य उत्तरकाल इसको ना 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, पहले मगध किया था, फिर हमने मौर्य वंश, फिर अब मौर्य उत्तरकाल। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से वंश पढ़ते हैं वो देख लें। शुक वंश, कण्व वंश, सातवाहन, चेदी वंश, कुषाण वंश। ठीक है, तो शुक वंश में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पुष्यमित्र, जो पुष्यमित्र सुक थे ना, उसने सुक वंश की क्या थी, स्थापना की थी। उसके बाद वसुमित्र आते, फिर अग्निमित्र आते, फिर देवभूति आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले हो जाएंगे। इन्होंने शासन तो किया था, बस इनके बारे में नाम मात्र का जो होता है ना वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पुष्यमित्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है उसके बाद शुक के बाद कण्व वंश। ठीक है, तो जो देवभूति है ना, इसकी हत्या किसने की थी? वसुदेव ने कर दी थी इसकी हत्या। ठीक, और फिर किसकी की थी? कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, वसुदेव के बाद कौन आते हैं? भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम ना मेन पढ़ेंगे। जो कण्व वंश है ना, उसके बारे में ना ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, यानी कि क्या किस चीज़ की रचना की उन्होंने, या कैसे शासन किया, या कौन से आक्रमण हुए, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो कण्व वंश के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये देख लेंगे इन्होंने शासन कब तक किया था। ठीक है, तो पहले वसुदेव, फिर भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम सातवाहन। ठीक है, सातवाहन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौर्य उत्तरकाल का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले शिवमुख। ठीक है, जिसने सुशर्मन की क्या करके हत्या करके सातवाहन की नींव रखी थी। मतलब कि इन सभी में क्या है, जो सबसे पहले कण्व को जो होगा ना, मतलब कि जो है ना जिस वंश का पहला शासक हो, उसने क्या किया, उससे पहले वाले शासन की जो शासक थे ना उसकी हत्या कर दी। जैसे वसुदेव ने देवभूति की थी, शिवमुख ने सुशर्मन की थी, खारवेल ने याश्री सतकर्णी की थी, कुषाण ने महामेघवान की। तो ऐसे है। ठीक है, तो सातवाहन में देखते हैं शिवमुख सतकर्णी के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजा हाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, याश्री सतकर्णी। ठीक है, तो सातवाहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है चेदी वंश। चेदी वंश में है ना 2 ही हैं, खारवेल और एक महावेगवान। ठीक है, तो खारवेल के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम। ठीक है, और फिर है कुषाण वंश में कुषाण और कनिष्क। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो ये है मौर्य उत्तरकाल जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करेंगे देखते हैं हम मौर्य उत्तरकाल के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा मौर्य उत्तरकाल। ठीक है, पहला है शुक वंश जिसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कि इसका जो शासन पीरियड है नहीं, या फिर टाइम ऑफ पीरियड कितना है, 184 BC से लेकर 75 BC तक है। ठीक है, ये नहीं पूछते। हमने देखे थे शुक वंश में सबसे पहले कौन आता है? पुष्यमित्र सुक आता है, फिर वसुमित्र, फिर अग्निमित्र, फिर देवभूति। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम पुष्यमित्र सुक के बारे में, क्योंकि मैंने बताया सबसे ज़्यादा हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पुष्यमित्र था ना, वो क्या था? मौर्य सेनापति था। मौर्य यानी कि जो हमने पढ़ा उससे पहले कौन सा पढ़ा था? मौर्य वंश पढ़ा था ना, उसमें क्या था? सेनापति था, जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 BC में क्या कर दी थी? शुक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हमने पढ़ा था मौर्य वंश में 3 ही शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और लास्ट कौन सा था? बृहद्रथ, जिसके बारे में है ना कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, तो बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र क्या करता है? शुक वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुक ने क्या किया था? पाटलिपुत्र के बदले उज्जैनी या विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो पूछ ले पुष्यमित्र की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी या विदिशा। ठीक है, अब देखते हैं मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, दिव्यावदान, तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का जो राज्य था ना, नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। नर्मदा नदी कहाँ तक है? जो महाराष्ट्र वाला एरिया, जो दक्षिण भारत है ना, वहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो पुष्यमित्र का जो राज्य है ना, वो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ये बात किसमें बताई गई है? तो मालविका अग्निमित्रम में बताई गई है, और किसमें? दिव्यवदान में और तारानाथ में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा उसके क्या थे? प्रमुख नगर थे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा। विदिशा तो उसकी राजधानी होगी थी, पाटलिपुत्र, अयोध्या। ठीक है, पाटलिपुत्र, उज्जैनी तो यहाँ से याद हो जाएंगे, और अयोध्या को क्या थे? इनके राज्य के प्रमुख नगर थे। पुष्यमित्र जो था ना, वो ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। ठीक है, यानी ब्राह्मण जो धर्म था ना, उसको मानता था। उसने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 बार क्या कहते हैं? अश्वमेघ किए थे। अश्वमेघ कब किए करते हैं? जब हमें राज्य का विस्तार करना होता है ना, तब हम क्या कौन सा यज्ञ करवाते हैं? अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, अयोध्या के एक अभिलेख से इस यज्ञ का ज्ञात होता है। ठीक है, तो यानी पुष्यमित्र ने ना, मतलब कि जब है ना पुरोहित जो थे ना, उनके पतंजलि की सहायता से ना 2 बार ये अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। तो उसका वर्णन है ना किस अभिलेख में मिलता है? तो अयोध्या के एक अभिलेख में उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, पुष्यमित्र सुक के समय है ना कौन थे? पतंजलि, क्योंकि इनके क्या थे? पुरोहित थे। ठीक है,
पुष्यमित्र सुग ना बौद्ध धर्म के खिलाफ थे, अंत में उसने इसे खत्म कर दिया। किसको? बौद्ध धर्म को बिल्कुल ही जड़ से खत्म करने वाला कौन सा? पुष्यमित्र था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के खिलाफ पुष्यमित्र सुग थे। ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मंजूश्री, मूलकल्प तथा दिव्यावधान जैसे बौद्ध ग्रंथों में उसे पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम विहार या स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया है। यानी मंजूश्री, मूलकल्प या दिव्यावधान में जो है ना वो, एक मिनट दोबारा करते हैं। मंजूश्री, मूलकल्प या दिव्यावधान में ना पुष्यमित्र सुग को क्या बताया गया? स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया। तो पूछ ले, पुष्यमित्र का ना मतलब स्तूपों को नष्ट करने वाला है ना किस में बताया गया है? तो मंजूश्री, मूलकल्प या फिर दिव्यावधान में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। शुंग के शासनकाल में मनु स्मृति, विष्णु स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो ये तीन पूछ ले। मनु स्मृति की रचना मनु ने की थी। ठीक है, मनु स्मृति, विष्णु स्मृति या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, इन मतलब इस स्मृति नाम की ना जितनी भी रचनाएं आ जाएंगे उन सभी की रचना पुष्यमित्र के शुंग टाइम जो वंश था ना उसमें हुई थी। ठीक है, इस समय पतंजलि ने ना अष्टाध्यायी पे टीका महाभाष्यम लिखी। हमने पढ़ा था अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। उसी अष्टाध्यायी पे है ना टीका किसने लिख दी थी? महाभाष्यम। टीका महाभाष्यम किसने लिखी थी? तो पतंजलि ने लिखी थी, जो कि क्या थे? पुष्यमित्र के क्या थे? पुरोहित थे। ठीक है, उन्होंने, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि पतंजलि ने ना किस बुक पे है ना महाभाष्यम लिखी या टीका लिखी थी? तो वो कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। ठीक है, बरहुत में बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार, बोध गया के स्तूप के चारों ओर पत्थर की वेदिका शुंग के वंश के शासनकाल में बनाए गए थे। ठीक है, तो पूछ ले बौद्ध स्तूप किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? शुंग वंश के। सांची स्तूप का प्रवेश द्वार भी, ठीक है, सांची स्तूप तो बना दिया गया था अशोक के टाइम पे ही, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है शुंग वंश के स्थान पर बनाया गया था। बोध गया के चारों तरफ क्या बनाए गए थे? पत्थर की वेदिका बनाई गई थी। तो इसके टाइम पे क्या क्या बनवाए गए थे? बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार तथा बोध गया के चारों तरफ पत्थर की वेदिका। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये पढ़ लिया था। अब देखते हैं पुष्यमित्र के समय में ना यूनानी शासक मिनांडर का आक्रमण होता है। किसके? पुष्यमित्र के। यूनानी शासक मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में भारत पर आक्रमण कर दिया और पुष्यमित्र के हाथों से क्या हो गया था? पराजित हो गया था, यानी मिनांडर हार गया था। ठीक है, विदिशा में पुष्यमित्र ने अपने मित्र अग्निमित्र को, ठीक है, अपने पुत्र अग्निमित्र को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया था। ठीक है, यानी हमने देखे थे इसके कौन कौन से थे? पहले पुष्यमित्र के बाद वसुमित्र आता है। वसुमित्र का ज़्यादा बताया ही नहीं है, तो अग्निमित्र। ठीक है, तो ये जो पुष्यमित्र का जो मित्र था ना विदिशा में क्या करता है? अग्निमित्र को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या करके सेनापति वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वसुदेव के बारे में जो कि कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो सेनापति वसुदेव की हत्या कर देता है। लास्ट कौन सा था हमारा? देवभूति था। ठीक है, देवभूति था ये वाला, जिसकी हत्या वसुदेव करते हैं। तो हमारे यहाँ से शुंग वंश कंप्लीट हो गया। शुंग वंश में हमने देखा था कि ये क्या था? मौर्य वंश में सेनापति जिसने वसुदेव की हत्या करके क्या की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी उज्जैनी या विदिशा। इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा। ठीक है, इसका जो राज्य है नर्मदा नदी तक फैला हुआ, ये किसमें बताई गई है? मालविका, अग्निमित्रम में, दिव्यावधान में और तारानाथ में। ठीक है, पुष्यमित्र है ना ब्राह्मण वंश का क्या था? समर्थक था। ठीक है, और इसके बारे में है ना मतलब कि इसके दरबार में कौन था? पुरोहित पतंजलि था। ठीक है, उसके साथ मिलकर इसने क्या किया था? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका वर्णन अयोध्या का अभिलेख में है। ठीक है, फिर क्या था कि बौद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ था, इसने बिल्कुल खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसको ना स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया है पुष्यमित्र को। तो वो कौन सी में है? मंजूश्री कल्प में और दिव्यावधान में बताया गया है। ठीक है, इसके सामने है ना तीन स्मृतियों की रचना हुई थी। कौन कौन सी स्मृति? मनु स्मृति जो कि मनु ने लिखी थी, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, इसी के टाइम पे हुई थी। इसी के टाइम पे पतंजलि जो इनके पुरोहित थे उन्होंने ना अष्टाध्यायी पे क्या लिखी थी? टीका लिखी थी, महाभाष्यम लिखी। ठीक है, इसके टाइम पे बरहुत में कौन कौन सी है ना चीज़ों का निर्माण हुआ था? बौद्ध स्तूप का, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार, बोध गया के चारों तरफ पत्थर की वेदिका। ठीक है, यहाँ पे। और शुंग वंश के यानी पुष्यमित्र के समय में कौन सा यूनानी शासक आता है? मिनांडर। ठीक है, इसके साथ यूनानी शासक मिनांडर आता है, जिसके साथ इसका संघर्ष होता है, तो और मिनांडर क्या जाता है? हार जाता है। ठीक है, फिर बाद में अग्निमित्र को क्या कर देता है? ये विदिशा का क्या बना देता है? प्रतिनिधित्व बना देता है, जो कि इसकी राजधानी थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसका जो अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक है, जिसकी हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं हम कण्व वंश। कण्व वंश जो था ना ये तो था 184 BC से लेकर 75 BC तक। अब 75 BC से लेकर 30 BC तक। ठीक है, कण्व वंश अंतिम शासक शुंग वंश का कौन था? देवभूति था। हमें पता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। इस देवभूति की हत्या कौन कर देता है? वासुदेव कर देता है। ठीक है, वासुदेव ने हत्या कर दी देवभूति की और क्या की? कण्व वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो कण्व वंश का पहला सेनापति जो था ना संस्थापक कौन था? या फिर वसुदेव, जिसने क्या की थी? देवभूति की हत्या कर दी थी, जो कि शुंग वंश का था। ठीक है, तो ये ब्राह्मण वंश था। जो कण्व वंश है ना इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, ये क्या था? एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है,
वसुदेव ने कण्व वंश के प्रथम शासक के रूप में शासन प्रारंभ किया। ठीक है, इसके 4 ही शासक है, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रख लेना, बस इतना ज़्यादा मत करना। ठीक है, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। इसने 9 वर्षों तक शासन किया, इसने 14 वर्षों तक, इसने 12, इसने 10, 9, 14, 12, 9, 14, 12, 10। ठीक है, 9, 14, 12, 10। ठीक है, वसुदेव ने 9 वर्षों तक, भूमिमित्र ने 14 वर्षों तक, नारायण ने 12 वर्षों तक और सुशर्मन ने 10 वर्षों तक। कण्व वंश के अंतिम शासक जो है ना सुशर्मन को सातवाहन सिमुक ने क्या कर दिया था, पराजित करके, और फिर क्या कर दी थी, सातवाहन की नींव रख ली थी। ठीक है, फिर आता है सुशर्मन के बाद आता है सातवाहन का कौन आता है, हमारा जो था सिमुक आता है। ठीक है, सिमुक, सुशर्मन के बाद सिमुक। अब देखते हैं सातवाहन। सिमुक ने इस वंश की नींव रखी। इसे आंध्र सातवाहन नाम के भी जाना जाता है, यानी सातवाहन को ना कई तरह के नाम जाना जाता है इस वाहन को, जैसे कि 2-3 मैं बता देती हूँ। जैसे सातवाहन को ना ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है। वैसे तो ब्राह्मण वंश कौन सा था, कण्व वंश भी था, तो ब्राह्मण वंश ये भी है। इसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में की साइड थे, और आंध्र के नाम से है ना इनको आंध्र भृत्य भी बोला जाता था, और दूसरा नाम इनको ना दक्षिणापथ के स्वामी भी माना जाता था। ठीक है, तो पूछ रहे दक्षिणापथ के स्वामी किनको माना जाता था, सातवाहन वंश को माना जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। ये क्या था, एक ब्राह्मण वंश था। इस वंश का जो क्षेत्र था ना वो कहाँ तक था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच था। ठीक है, महाराष्ट्र में तो कौन सी है, कृष्णा नदी साइड है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी। ठीक है, जो कृष्णा नदी है ना वो कहाँ से निकलती है, जो महाबलेश्वरम पहाड़ी है ना वहाँ से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी जो है ना वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा। और गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, त्र्यंबकम की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 ये याद रख लेना है इनका जो उद्गम स्थल है। ठीक है, क्योंकि जब हम नदी को टॉपिक करेंगे ना उसमें इंडियन ज्योग्राफी में तब करवा दूंगी उसका अच्छे से कवर। ठीक है, लेकिन जब साथ ही साथ अगर कुछ आ रहा है ना तो वहाँ से वो कवर करते चले जाओ। ठीक है, तो कृष्णा महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से निकलती है, और जो है गोदावरी त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो सातवाहन का जो है ना क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक था, और नदी पूछ रही तो कृष्णा से गोदावरी के बीच। पहली शताब्दी में सातवाहनों ने दक्षिण भारत में समतट राज्य की घोषणा की थी। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत में क्या कर दी थी, समतट राज्य की घोषणा कर दी थी। यानी दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वंश था ना, यानी सबसे ज़्यादा जो हुआ था तो वो कौन था, यही थे। ठीक है, अब देखते हैं राजधानी। सातवाहनों की जो राजधानी थी ना, प्रतिष्ठा या पैटर्न थी। हमने शुभ वंश में पढ़ा था पुष्यमित्र की राजधानी कौन सी, उज्जैनी या विदिशा थी, लेकिन सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठा या पैटर्न थी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती थी। ठीक है, इनको आंध्र भृत्य भी बोला जाता था, हमने बताया था। इनको क्या था, जो आंध्र था ना सातवाहन वंश था जो, ठीक है, इनको आंध्र सातवाहन बोला जाता था, उसी वजह से इनको क्या बोला जाता था, आंध्र भृत्य भी बोला जाता था। वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है, तो पूछ ले वायु पुराण में कितने हैं ना जो सातवाहन थे ना, वैसे तो हम इंपॉर्टेंट है ना 5 ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे कितने शासक आए थे, 19 शासक आए थे। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने 411 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था, जबकि विष्णु पुराण में 300 वर्षों तक शासन माना जाता है। ठीक है, तो वायु पुराण में तो है ना 19 शासक बताए गए हैं, और कब तक, कहाँ और कितने सालों तक शासन किया था, 411 सालों तक किया था। ठीक है, लेकिन विष्णु पुराण में क्या बताया गया, 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, जो सातवाहनों थे ना, कण्व शुग वंशों का क्या किया था, अंत किया था। ठीक है, हमने देखा था पहले शुग आए थे, फिर कण्व आए थे, फिर सातवाहन, तो इन दोनों का अंत किसने किया था, सातवाहनों ने किया था। फिर सातवाहन के प्रमुख शासक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिमुक। ठीक है, फिर कान्हा। ठीक है, कान्हा के बाद सतकर्णी, राजाहाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, और फिर उसके बाद कौन आया था, हमारा लास्ट वाला जो था, याजश्री सातकर्णी, याजश्री सतकर्णी। ठीक है, तो गौतमी, हम यहाँ से ना 4-5 पढ़ेंगे। इनकी जो भाषा थी ना, प्राकृत तेलुगु व तमिल थी, किनकी, सातवाहनों की। ठीक है, इनका मतलब क्या था, जो इन्होंने जो लेख लिखे थे ना वो ज़्यादातर है ना, लेकिन जो इनकी जो भाषा थी ना बोलने वाली, मतलब कि भाषा बोलते कौन से थे, प्राकृतिक भाषा बोलते थे, तेलुगु बोलते थे, तमिल बोलते थे। ठीक है, और ये लेख लिखते थे या अपने अभिलेख जिस भाषा में लिखते उनको है ना ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे ज़्यादातर। ठीक है, तो पूछ ले सातवाहनों की भाषा तो प्राकृतिक थी, लेकिन ये अपने लेख किस भाषा में लिखते थे, तो वो थी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, इनके प्रतिद्वंदी या दुश्मन कौन थे, शक थे। ठीक है, सबसे बड़े वो थे प्रतिद्वंदी थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, शकों के बारे में। ठीक है, सबसे बड़े इनके जो दुश्मन कौन थे, शक थे। ठीक है, अब देखते हैं इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं सभी शासकों का। ठीक है, तो सबसे पहले आता सिमुक। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। सिमुक के बाद कौन आता है, सतकर्णी। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो सातवाहनों का कौन था, सतकर्णी था। ठीक है, इसने राजसू और अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ठीक है, इसने राजसू और अश्वमेघ क्या करवाए थे, यज्ञ करवाए थे। अश्वमेघ मैंने बताया था राज्य का विस्तार करना हो तो अश्वमेघ यज्ञ करते, और राजसू यज्ञ जो प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है ना, जब हमें मतलब कि युद्ध के बाद हमें जो प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है उसके लिए राजसू यज्ञ करवाते हैं, और अश्वमेघ यज्ञ जब हमें राज्य का विस्तार करना होता है। ठीक है, तो दोनों यज्ञ किसने करवाए थे, सतकर्णी ने करवाए थे।
सतकर्णी ने ना दक्षिणापथ की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो दक्षिणापथ का स्वामी या दक्षिणापथ है ना किसको कहा जाता था, तो दक्षिणापथ किसको कहा जाता था, सतकर्णी को कहा जाता था, ठीक है। तो दक्षिणापथ की उपाधि किसको दी गई है, सतकर्णी को दी गई है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है, कृष्ण का पुत्र कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। जो सतकर्णी था ना वो किसका पुत्र था, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी का पुत्र था, ठीक है, सतकर्णी, ठीक है। तो सतकर्णी से दो ही क्वेश्चन है, सबसे पहला शक्तिशाली शासक था, ठीक है। राशु और अश्वमेध की दोनों यज्ञ करवाए थे, दक्षिणापथ की उपाधि धारण की थी और क्या था, कृष्ण का पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ से ही हो गया। अब देखते हैं हाल के बारे में। हाल के बारे में ना मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये था कि जो था ना ये दूसरा महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। यह एक कवि तथा कवियों का आश्रयदाता भी था, यानी कि ना कविकार था, ठीक है। इसकी एक बुक आती है जिसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि उसका नाम है गाथा सप्तशती नाम है, ठीक है, ठीक है। तो हाल की एक बुक है प्रसिद्ध है गाथा सप्तशती, वो किसने लिखी थी, हाल ने लिखी थी, ठीक है। और क्या था, कवि था। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ये बनते हैं। फिर आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये क्या था, हाल का उत्तराधिकारी, यानी हाल का पुत्र कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है, ठीक है। यहाँ से बस इतना याद रखना कि ये हाल का पुत्र था। और देखते हैं इसने क्या किया था, शक और पार्थिनों को पराजित किया था। हमने देखा था सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन थे, शक थे। इसको पराजित करने वाला कौन था, गौतमी पुत्र था, ठीक है। तो इसने क्या किया, शक और पार्थिनों को क्या किया, पराजित किया। उसने सातवाहन शक्ति को गुजरात व राजपूताना तक पहुँचाया था, ठीक है। तो पूछ ले सातवाहन की शक्ति कौन है, मतलब कि जो हमने देखा था ना, सातवाहन कहाँ से कहाँ तक था, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश था, ठीक है। लेकिन गुजरात तक पहुँचाने वाला कौन था, गुजरात या राजपूताना जो राजस्थान वाला ना, वहाँ तक पहुँचाने वाला एकमात्र कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, ठीक है। फिर 130 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखे थे। और जो है ना, जब है ना आगे देख लेते एक बार, इसकी सैन्य विजय की जो जानकारी है ना, किसकी, गौतमी पुत्र की, कौन से अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो गौतमी पुत्र की जो जानकारी किससे मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक से ही 8000 चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक तरफ नहपान या फिर दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का क्या है, नाम है या फिर चित्र अंकित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं दोबारा। गौतमी पुत्र से हमने क्या क्या पढ़ा, हाल का क्या था, उत्तराधिकारी था। इसने शक और प्राचीनों को क्या किया, पराजित किया था। इसने ना जो सातवाहनों थे ना, उनकी जो शक्ति को ना गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है ना, राजपूताना उस साइड तक पहुँचाया, ठीक है। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। जो इसकी सैन्य शक्ति थी ना, मतलब कि जब इसने ना अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया था, तो उसका वर्णन किसमें मिलता है, नासिक अभिलेख में मिलता है, ठीक है। नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से क्या मिले थे, 8000 चांदी के सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है। जिसपे ना एक तरफ तो क्या है, नहपान है, और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी का क्या है, नाम है, ठीक है। फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद आता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आता है, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का क्या होता है, पुत्र होता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। फिर आता है याश्री सतकर्णी, इस वंश का अंतिम शासक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सातवाहन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से हमने देखे थे कौन कौन से हुए थे, जो था सिमुख था ना, सिमुख के बारे में ज़्यादा नहीं है। सतकर्णी के बारे में हमने 3 बातें याद रखनी। सबसे पहला शक्तिशाली शासक, रासु और अश्वमेध यज्ञ करवाए, दक्षिणापथ की उपाधि धारण की, और क्या है, कृष्ण का पुत्र है। हाल के बारे में क्या था, कवि था। इसकी एक रचना है गाथा सप्तशती है, ठीक है। फिर गौतमी पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हाल का उत्तराधिकारी था, ठीक है। शकों और प्राचीनों को किसने क्या किया, पराजित किया, और अपनी शक्ति को कहाँ तक बढ़ाया, गुजरात पर राजस्थान के एरिया तक, ठीक है। और जिसका वर्णन किसमें, नासिक अभिलेख में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, इसके बाद आता है पुलवामी आता है, फिर याश्री सतकर्णी आता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। ये हो गया हमारी सातवाहन कंप्लीट। सातवाहन के बारे में दोबारा देख लें। इसको सातवाहन को क्या क्या कहा जाता है, आंध्र सातवाहन वंश बोला जाता है, ब्राह्मण वंश भी है ये, ठीक है। और क्या कहा जाता था, आंध्र वृत्य भी बोला जाता था इसको, ठीक है। फिर हमने देखा था इसका जो वंश था ना, मतलब कि इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, महाराष्ट्र जिले के आंध्र प्रदेश तक, कृष्णा से गोदावरी से। कृष्णा महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी त्रिवेंद्रम की पहाड़ियों से, ठीक है। ये क्या था, इस वंश को ना दक्षिणापथ के स्वामी भी कहा जाता था, ठीक है। फिर हमने इसकी राजधानी देखी, इसकी राजधानी कौन थी, प्रतिष्ठान या पैठन थी, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। फिर हमने देखा कि वायु पुराण में ना 19 सातवाहनों ने शासन किया था। वायु पुराण में ही बताया गया कि सातवाहनों ने 411 वर्षों तक शासन किया था। विष्णु पुराण में बताया गया है कि इन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। फिर हमने सातवाहन के शासक देखे, पहले सिमुख आया, फिर हाल आया, फिर सतकर्णी आया, कान्हा सतकर्णी, राजा हाल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर याश्री सतकर्णी। इस बीच में भी है ना 2-3 आए थे, यानी जो याश्री सतकर्णी है ना, उससे पहले कौन आया था, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो मेन इंपॉर्टेंट अभी इसके बारे में, सिमुख के बारे में पढ़ा, सतकर्णी के बारे में, राजा हाल, गौतमी पुत्र सतकर्णी और राजश्री सतकर्णी, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो भाषा थी प्राकृतिक थी, लेकिन उन्होंने अपने जो लेख लिखे थे ना, वो कौन सी भाषा में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे, ठीक है। इनके सबसे बड़े दुश्मन शक, ठीक है। फिर हमने सिमुख के बारे में पढ़ा, सतकर्णी के, हाल के, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। फिर याश्री। अब इसमें जो जो पॉइंट रह गए ना वो देखते हैं। कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम, हमने पढ़ा था
जो शुक वंश का हमने पढ़ा था ना मालविका अग्निमित्रम, तो ये जो मालविका अग्निमित्रम है ना, ये किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। इसमें क्या है, गुप्त काल के एक प्रसिद्ध कवि कालिदास की एक रचना है मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र, मालविका उसकी प्रेमिका, अग्निमित्र यानी कि अग्निमित्र लिखी, इनके नाम, इन दोनों का नाम जोड़ के क्या बना दिया? मालविका अग्निमित्रम, जो कि किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। अग्निमित्र था कौन? जो अग्निमित्र था ना वो क्या था? वसुमित्र का जो पुष्यमित्र था ना उसका पुत्र था अग्निमित्र, ठीक है। हमने पढ़ा था अग्निमित्र जिसको क्या किया था? विदिशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को क्या कर दिया था? प्रतिनिधि शासक घोषित किया था, ठीक है। तो यही अग्निमित्र के ऊपर है ना कालिदास ने क्या लिखी थी? मालविका अग्निमित्रम लिखी थी। हाल प्राकृतिक भाषा का सबसे अच्छा कवि था, ठीक है। हमने पढ़ा था हाल क्या था? कवि था, लेकिन कौन सी भाषा का अच्छा कवि था? तो वो प्राकृतिक भाषा का था, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो सातवाहन वंश है ना वो उसकी जो भाषा कैसी थी? प्राकृतिक थी, तेलुगु भी थी, तमिल थी, लेकिन ज़्यादा कौन सी भाषा बोलती थी? प्राकृतिक, ठीक है। तो उसी भाषा में हाल का था। इसने कौन सी वो लिखी थी? बुक लिखी थी, ये बताई थी ना मैंने। गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? हाल ने लिखी थी। शुग वंश काल से ही मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। मनुस्मृति हमने पढ़ी थी, जब शुग वंश का हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें आया था मनुस्मृति, ठीक है। कहाँ पे है मनुस्मृति? ये रहा मनुस्मृति, ठीक है। जब हमने शुग वंश का पढ़ा था तो उसमें आया था मनुस्मृति, जो कि मनु ने लिखी थी, ठीक है। सातवाहनों ने ना बड़ी मात्रा में शीशे चांदी या कांसे के सिक्के चलाए थे, ठीक है, सातवाहनों ने। अमरावती जो कला की शुरुआत है ना सातवाहन काल से माना जाती है, ठीक है। तो पूछ ले अमरावती कला की जो शुरुआत है ना सबसे ज़्यादा कहाँ से मानी जाती है? तो सातवाहन से अमरावती कला की ज़्यादा विकास हुआ। कार्ले चैत्य बौद्ध विहार का निर्माण आंध्र प्रदेश में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किसकी? अमरावती। एक तो है ना सातवाहन में ना अमरावती जो कला था ना उसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ। दूसरा कार्ले चैत्य बौद्ध विहार का निर्माण इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इस काल में लेखन कार्यों के लिए ब्राह्मी लिपि और भाषा के रूप में प्राकृत का उपयोग किया था। मैंने बताया था इन्होंने जो लेखन कार्य हैं लेख लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि यूज़ की थी, लेकिन भाषा बोलने के लिए मतलब कि भाषा के लिए या फिर बोलने के लिए कौन सी? प्राकृत भाषा का यूज़ किया था। सातवाहन एक मात्रात्मक समाज था, यानी अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाते थे ये, ठीक है, सातवाहन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? सातवाहन क्या था? मात्रात्मक समाज भी था, ठीक है। और सातवाहन को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी, ठीक है। और क्या बोलते थे? अंध सातवाहन वंश, ब्राह्मण वंश, दक्षिणापथ के स्वामी तो हो ही गया, मात्रात्मक समाज ये हो गया हमारा, ठीक है। और क्या बोलते थे? अंधभृत्य भी बोले। सामंती प्रथा इस वंश के जो नानघाट अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो सातवाहन में पूछ ले जो सामंती प्रथा चली हुई थी ना, यानी सामंती प्रथा ना सातवाहनों के वंश में चली हुई थी, ठीक है। तो उसकी जो सामंती प्रथा ना उसका वर्णन किस में है? नानघाट अभिलेख में है, ठीक है। और राजा खेरवेल जो हम आगे पढ़ेंगे ना चेदी वंश का, तो उसका जो वर्णन है वो कौन से? हाथीकुंबा अभिलेख में है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं चेदी वंश। अब पढ़ते हैं कलिंग का चेदी वंश, ठीक है। तो कलिंग का जो प्रसिद्ध शासक होते हैं, हम कलिंग के जो चेदी वंश है ना, कलिंग या फिर चेदी वंश में बोलते हैं, इसमें हम ना खारवेल के बारे में पढ़ेंगे और महापद्म नंद के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी महापद्म नहीं, खारवेल और महामेघवाहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। खारवेल और महामेघवाहन, ठीक है। तो कलिंग के बारे में पढ़ते हैं। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खारवेल था, ठीक है, जो कि क्या था? चेदी वंश का शासक था। उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ से महापद्म द्वारा लूटी गई जैन मूर्ति को वापस लाने में मदद की। हमने पढ़ा था एक बार क्वेश्चन, जब हमने घनानंद का जो चैप्टर पढ़ा था ना, देखो ये दिखा देती हूँ एक बार मैं, ये रहा नंदवंश। जब हमने पढ़ा था ना तो महापद्म नंद के बारे में पढ़ा था। वो क्या उन्होंने क्या किया था कि जो ये था ना, ये रहा जिनसे इनकी प्रतिमा लेकर आया था, ये रहा इसने ना कलिंग शासक खारवेल ने अपनी जो अभिलेख है ना हाथी गुम्फा में किया है। किसका उल्लेख? महापद्म का। खारवेल के कौन था? चेदी वंश का, ठीक है। उसने अपने अभिलेख खारवेल का अभिलेख कौन सा? हाथी गुम्फा, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें है ना किसका वर्णन किया है? महापद्म का वर्णन किया है, ठीक है। क्योंकि महापद्म जो था ना उसने क्या कर दिया था? जीनसेन की कलिंग से यानी उड़ीसा से क्या कर दिया था? जीनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया था। कौन? महापद्म। उसको वापिस कौन लेकर आया था? खारवेल लेकर आया था उसी को, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं अब, ठीक है। ये देख लो, उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके क्या वहाँ से पद्म द्वारा लूटी गई जैन मूर्ति को क्या करते हैं? वापस लाने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। इस वंश की स्थापना का जो श्रेय है ना महावेगवान को माना जाता है, ठीक है। तो यानी मतलब कि जो स्थापना किसने की थी? महावेगवान को माना जाता है वैसे तो, ठीक है। मतलब कि अगर से वैसे किसने की थी? खारवेल के द्वारा, ठीक है। प्रसिद्ध शासक कौन था इसका? खारवेल था। अब देखते हैं यहाँ से इस वंश का जो क्षेत्र था ना उड़ीसा यानी कि कलिंग के आसपास है। इसी उड़ीसा पे महापद्म नंद ने क्या किया था? आक्रमण करके जिनसे इनकी प्रतिमा उठाकर ले गया था और वापिस कौन लेके आया था? खारवेल लेके आया था, ठीक है। इस वंश की स्थापना का प्रमाण कलिंग के से प्राप्त एक अभिलेख है हाथीकुंबा से मिलता है। जो हाथीकुंबा अभिलेख है ना खारवेल के द्वारा रचित अभिलेख है, ठीक है। तो उसमें है, उसमें वर्णन किसके किया? महापद्म नंद का भी और कलिंग उड़ीसा का भी है, ठीक है, ठीक है।
तो अब देखते हैं आगे। खारवेल ने ना खंडगिरी पर्वत पर जैन संतों के निवास के लिए क्या बनाया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो खंडगिरी पर्वत है ना ये उड़ीसा में पड़ता है। एक है ना उदयगिरी पर्वत भी आता है, ठीक है। तो खंडगिरी पर्वत या उदयगिरी पर्वत पूछ ले तो कहाँ पे है, तो खंडगिरी या उदयगिरी पर्वत कहाँ पे है, उड़ीसा में है। क्योंकि इनका जो क्षेत्र था ना चेदी वंश का वो कहाँ पे था, कलिंग के आसपास ही, यानी उड़ीसा के आसपास ही था, ठीक है। तो खारवेल ने ना खंडगिरी पर्वत पर जैन संतों के लिए क्या बनवाए थे, गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये क्या था, खारवेल क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, ठीक है। यानी अन्य धर्मों के प्रति भी है ना इसके जो विचार थे ना ठीक थे, ठीक है। यानी मानता था उन अन्य धर्मों को भी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा समर्थक किसका था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो खारवेल से यहाँ से तो चेदी वंश हमारे यहाँ से ये कंप्लीट है। चेदी वंश में हमने खारवेल देखा था जो कि जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर लिया था, जो कि महापद्म लेके चला गया था, ठीक है। महावेगवान जो इसका इस वंश का जो है ना स्थापना का श्रेय किसको जाता है, महावेगवान को माना जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा जो हाथीकुंभा अभिलेख है किसका है, खारवेल का है, ठीक है। इसमें क्या है, कलिंग उड़ीसा का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर खारवेल ने ना खंडगिरी पर्वत पे क्या किया था, जैन संतों के निवास के लिए क्या किया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। खारवेल क्या है, जैन धर्म का क्या माना जाता है, अनुयायी माना जाता है, ठीक है। इस और बाकी धर्मों की भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ से बस इतना याद रखने का। खारवेल है ना मतलब कि उदयगिरी खंडगिरी पर्वत पर क्या कराया था, जैन संतों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और इसने क्या था, हाथीकुंभा अभिलेख में कलिंग उड़ीसा का वर्णन किया था, वो किसने लिखा था, खारवेल ने, ठीक है। फिर अब देखते हैं चेदी के जो वंश था ना इसमें ना दो का युद्ध वो होता है, आक्रमण होता है। एक तो यवन का, एक होता है हमारा शकों का, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। यवन मौर्योत्तर काल में भारत पर है ना सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण था ना वो बैक्टीरिया के ग्रीकों ने किया था, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रीक यानी यवन ने किया था। इन्हें है ना हिंदी यवन या ना इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पूछ ले जो मौर्योत्तर काल में ना सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसके समय में होते थे, क्योंकि जो पुष्यमित्र सुवंश था ना उसमें मिनांडर आता है, ठीक है। लेकिन ये भारत से आते थे, कहाँ पे, मौर्योत्तर काल में भारत में पहला विदेशी आक्रमण था, बैक्टीरिया के ग्रीकों ने किया था। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिंद यवन में मिनांडर सबसे अधिक प्रमुख था, हमने पढ़ा था। मिनांडर ने किसके टाइम पे किया था, पुष्यमित्र के टाइम पे किया था, ठीक है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, यवन बोला जाता है, ठीक है। तो पहला यवन कौन था, या फिर पहला जो यूनानी शासक, या फिर पहला इंडो ग्रीक कौन था, मिनांडर था। इसने तो है ना उसके पुष्यमित्र के समय में आक्रमण कर दिया था, ठीक है। इसकी जो राजधानी कौन थी, मिनांडर की राजधानी पूछी जाती है तो साकल थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिनांडर की राजधानी कौन सी थी, साकल थी। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद का वर्णन मिलिंद पन्नों में किया गया है। मिलिंद पन्नों नाम की एक बुक है जिसकी रचना किसने की थी, नागसेन ने की थी, ठीक है। उसमें क्या दिखाया गया है, जो नागसेन है ना मिलिंद में किसका वर्णन है पूछ ले तो नागसेन के साथ मिनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद, यानी नागसेन और जो मिनांडर के साथ है ना बातचीत होती है ना उसका वर्णन किसमें, मिलिंद पन्नों में है, ठीक है। मिलिंद पन्नों की रचना किसने की थी, नागसेन ने की थी। नागसेन क्या था, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। इंडो ग्रीक शासकों के भारत में है ना सबसे प्रथम सोने के किस्से या लेखायुक्त सिक्के जारी किए थे, यानी कि ना सबसे पहले पूछ ले भारत में ना सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, इंडो ग्रीक शासक थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और आगे देखते हैं, विभिन्न ग्रहों के नाम नक्षत्रों के आधार पर भविष्यवाणी बताने की कला, संवत सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने क्या सिखाया था, भारत को सिखाया था, ठीक है। तो है ना यवन जो आए थे ना यानी इंडो ग्रीक जो आए थे इन्होंने ना भारत को ना बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया था। जैसे विभिन्न ग्रहों के नाम इन्होंने मतलब कि हमारे जो ग्रह है ना मतलब कि बुध शुक्र प्लूटो ये वाले सारे जो भी है, मंगल बृहस्पति यूरेनस नेपच्यून वगैरह, तो इन सभी के जो नाम है ना वो किसने सिखाए थे, यूनानियों ने सिखाए थे। नक्षत्रों के आधार पर भविष्यवाणी करना, ठीक है। और फिर संवत भी इन्होंने बताया, सप्ताह के 7 दिनों का ना बंटवारा करना, विभाजन कैसे करना वो बताया, महीने उन सभी, और महीनों का ना भारत ने ही कर लिया था, ठीक है। सप्ताह का होते होते ही उन्होंने ही कर लिया था, ठीक है। यहाँ से ये बताया, ठीक है। यमन के बारे में हमने देखा, पहला यहूदी पहला विदेशी आक्रमण था। इनको हिंद यमन या फिर क्या बोला जाता था, इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इनमें सबसे पहले कौन आया था, मिनांडर आया था, ठीक है। मिनांडर की राजधानी इसमें साकल बताई गई है, ठीक है। फिर मिनांडर और है ना नागसेन का ना जो वाद विवाद हुआ था या बातचीत हुई थी उसका वर्णन किसमें, मिलिंद पन्नों में। मिलिंद पन्नों किसने लिखी थी, नागसेन ने लिखी थी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के या लेख युक्त सिक्के किसने चलाए थे, वो थे यमन ने यानी इंडो ग्रीक वाले ने चलाए थे, ठीक है। फिर आते हैं शक आते हैं, हमने ना जब सातवाहन का पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था ना शक जो थे ना सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, किसके, सातवाहन के थे, ठीक है। शक जो थे ना मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं, यानी मध्य एशिया से आए थे ये, ठीक है। शक शासकों में रुद्र दामन प्रथम प्रमुख था, ठीक है। शकों में सबसे पहले या फिर यवन में तो है ना मिनांडर का नाम याद रखेंगे और शकों में किसका नाम रखेंगे, रुद्रदामन प्रथम था। इसके बारे में ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता कि इसने ना सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था, ठीक है। पुनरुत्थान किसने करवाया था, सुदर्शन झील का, तो रुद्रदामन ने करवाया था। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। यानी मौर्य वंश में किया था। मौर्योत्तर काल में इसका पुनरुद्धार किसने करवा दिया था, रुद्रदामन ने, ठीक है।
तो ये क्या थे, मध्य एशिया के निवासी थे। इस शासकों में रुद्रदामन प्रथम प्रमुख था। जूनागढ़ से प्राप्त उसका जो अभिलेख है ना, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ठीक है। यानी संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख है ना, वो किसने लिखा था, रुद्रदामन फर्स्ट ने लिखा था, ठीक है, जो कि कहाँ से, जूनागढ़ से प्राप्त है, ठीक है। जूनागढ़ कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। जूनागढ़ से प्राप्त उसका अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला शब्द है। तो पूछ ले, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है ना जो था ना, किसने लिखा था, तो वो किसने लिखा था, रुद्रदामन ने लिखा था, जो कि कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त हुआ था, जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इसने क्या किया था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। फिर आए थे पल्लव या पार्थिव आए थे, ठीक है, 3 आए थे, यवन, शक और पल्लव या पार्थिव, ठीक है। फिर आते ये पल्लव, ये तो मध्य एशिया से थे, ये पार्थिया के थे, ठीक है। हमने पढ़ा था जो गौतमीपुत्र सातकंडी था, उसने क्या किया था, गौतमीपुत्र ने शक और पार्थिनों को क्या किया था, पराजित किया था। तो ये वही पार्थिन है, ठीक है। अब देखते हैं जो इनको ना पहलव भी बोला जाता है, पहलव या पार्थिन बोले जाते हैं। ये कहाँ से आए थे, पार्थिया के निवासी थे। पहलव का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक कौन था, गोंदोफर्निस था, ठीक है। तो पूछा जाता है गोंदोफर्निस क्या था, तो एक पार्थिन या पहलव था, ठीक है। और इसने क्या किया था, उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉम्स भारत आया था, ठीक है। गोंदो धर्म के समय में सेंट टॉम्स आया था। तो यहाँ से ना 2 नाम ये ना भूलना मत, कौन कौन सा, गोंदोफर्निस और सेंट टॉम्स। इसके गोंदोफर्निस कौन था, पहलव था। इसके टाइम पे कौन आया था, सेंट टॉम्स आया था, भारत आया था, ठीक है। सेंट टॉम्स भारत आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 पढ़े। कौन कौन से, यमन में हमने पढ़ा मीनांडर के बारे में, जिसकी राजधानी शाकल थी, ठीक है। इसका जो वर्णन है ना नागसेन के साथ, वो किसमें है, मिलिंदपनों में है, ठीक है। फिर हमने देखा मीनांडर ने सबसे ज़्यादा क्या चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। भारत को ना कई तरह की कलाएं इसने सिखाई थी, यूनानी ने, ठीक है। और मीनांडर क्या था, यूनानी शासक था, ठीक है। यूनानी शासक यानी यूनान साइड से आया था, ठीक है। और यवन को क्या बोला जाता है, हिंदी यवन या इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। फिर आते हैं शक। शक कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इसमें रुद्रदामन के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट के बारे में, जिसने सुदर्शन झील का क्या करवाया था, पुनरुत्थान करवाया था, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर। और इसका एक अभिलेख मिलता है संस्कृत भाषा का, जो कि पहला अभिलेख है। तो पूछ ले, पूरे मौर्योत्तर काल में ना संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है किसका है, रुद्रदामन द्वारा फर्स्ट के द्वारा लिखा गया। कहाँ से मिला है, जूनागढ़ से मिला है, ठीक है। फिर पल्लव जो कि कहाँ से आए थे, पार्थिया के निवासी थे, ठीक है। यहाँ से है ना बस ये याद रखना, गोंदोफर्निस का नाम मत भूलना, ठीक है। शकों में रुद्रदामन फर्स्ट का और पहला में गोंदोफर्निस का, ठीक है। इसमें है ना क्या था, ईसाई धर्म प्रचारक जो था ना टॉम्स, सेंट टॉम्स, वो भारत आया था, ठीक है। तो पूछ ले, सेंट टॉम्स कौन था, ईसाई धर्म प्रचारक था, जो कि किसके समय में आया था, गोंदोफर्निस के समय में आया था, ठीक है। फिर लास्ट हमारा है कुषाण वंश, ठीक है। चेदी वंश के बाद है कुषाण। कुषाण वंश में हम 2 ही के बारे में पढ़ेंगे, एक तो कुषाण और एक कनिष्क। तो कुषाण के बारे में तो कुछ नहीं, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुषाणों ने की थी। कुषाण जो थे ना यूची जनजाति से संबंधित थे, बस इतना याद रखना। ये पश्चिम चीन से भारत आए थे, ठीक है। तो पश्चिमी चीन का जो एरिया ना, उस साइड से भारत कौन आए थे, कुषाण आए थे, ठीक है। और इन जनजाति कौन सी थी, यूची चीन थी। कुषाण के बारे में फिर दूसरे नंबर पे आता है कुषाण, कनिष्क, ठीक है। कुषाण ने तो कुषाण वंश की स्थापना कर दी थी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। फिर आता है कनिष्क, इसके बारे में सबसे ज़्यादा। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था ना, वो कौन था, कनिष्क था। कनिष्क ने 78 में शक संवत को प्रचलित किया। तो पूछ ले, संघ संवत को मतलब ये ना चालू करने वाला कौन था, तो संघ संवत को 78 ईस्वी में चालू करने वाला कौन था, कनिष्क था। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, संघ संवत को चालू किसने किया था, कनिष्क ने किया था 78 में, ठीक है। कनिष्क ने ना क्या किया था, पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया था, दूसरी मथुरा को, ठीक है। तो कनिष्क की 2 राजधानियाँ यहाँ से हम पढ़ते हैं। कनिष्क की पहली राजधानी तो कौन सी थी, पेशावर, ठीक है। कनिष्क की पेशावर पहली राजधानी और दूसरी मथुरा, ठीक है। पेशावर और मथुरा, इतना याद रखना। फिर क्या था, कश्मीर में कनिष्क ने ना कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो कनिष्कपुर नगर की स्थापना किसने की थी, कनिष्क ने की थी, ठीक है। और कहाँ पे है, ये कश्मीर में है, ठीक है। फिर दूसरा, कनिष्क जो था ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसके शासनकाल में जो चौथी है ना बौद्ध संगति का आयोजन होता है, कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से देखे थे, कनिष्क क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना, बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी थे। और इसके टाइम पे क्या होती, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। कनिष्क ने भारतीयों के लिए ना सिल्क रूट चालू किया था। सिल्क रूट मार्ग चालू करने वाला एकमात्र कौन था, कनिष्क था। किसके लिए, भारतीयों के लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। कनिष्क कला व संस्कृत साहित्य का महासंरक्षक था। इसके समय में गांधार व मथुरा कली शैली का जन्म हुआ, ठीक है। तो गांधार व मथुरा जो शैली था ना, उसका सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कुषाण वंश भी कंप्लीट हो गया। दोबारा देख लेते हैं। कुषाण जो थे ना, वो यूजी जनजाति से थे और कहाँ से आए थे, पश्चिम चीन से भारत आए थे, ठीक है। इसमें कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। इसने 78 ईस्वी में क्या किया था, संघ संवत को चालू किया था, ठीक है। फिर हमने कनिष्क के बारे में, इसकी राजधानी पढ़ते हैं। इसकी राजधानी कौन सी थी, पहली पेशावर, दूसरी
मथुरा थी। ठीक है, कश्मीर में है ना कनिष्क ने क्या किया था, कनिष्कपुर यानी अपने नाम से क्या थी, कनिष्कपुर की स्थापना की थी, नगर की। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके समय में चौथी बौद्ध संघ का आयोजन होता है कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में होता है। ठीक है, कनिष्क ने भारतीयों के लिए क्या चालू किया था, सिल्क रूट चालू किया था। और तो क्या था, कला व संस्कृति साहित्य का महासंरक्षण किसको माना जाता है, कनिष्क को माना जाता है। ठीक है, गांधार व मथुरा जो मथुरा कला शैली है इसका जन्म भी कहाँ हुआ था, कनिष्क के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंप्लीट मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हमने पुष्यमित्र के बारे में सारा डिटेल में पढ़ा हमने। ठीक है, फिर इसके टाइम में मिनांडर आता जो कि यमन में पढ़ा था हमने, चेदी वंश में। ठीक है, फिर कर्ण वंश के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फिर सातवाहन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत स्किप कर देना। ठीक है, जो बताए ना सारे देख लेना। इनकी राजधानी कौन थी, पैटर्न थी। ठीक है, फिर हमने इनके भाषा से पढ़ा, प्रतिद्वंदी कौन कौन थे, फिर सारा डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर जो कुछ पॉइंट रह गए थे ना वो हमने यहाँ पे साइड में लिख दिए थे। ठीक है, फिर हमने देखा था चेदी वंश के बारे में, खारवेल और महामेघवान के बारे में। ठीक है, फिर हमने यवन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था शकों के बारे में। ठीक है, सुदर्दामन फर्स्ट है। पहलों में कौन था, फर्निस है। इसके टाइम पे कौन आया था, सेंट टॉमस था जो कि ईसाई प्रचारक था। फिर कुषाण के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम एक बार है ना शॉर्ट नोट्स और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हमने कौन सा वंश पढ़ा था, पहले शुग वंश, फिर कणव, फिर सातवाहन, फिर चेदी, फिर कुषाण वंश। ठीक है, तो पहले पढ़ा था शुग वंश जिसकी स्थापना कब हुई थी, 184 में हुई थी। इसका जो था कौन था, पहले हम पढ़ेंगे पुष्यमित्र के बारे में। फिर कौन आया था, वसुमित्र आया था, फिर अग्निमित्र, फिर देवभूति। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुष्यमित्र के हमने देखा था ये क्या था, मौर्य सेनापति था। ठीक है, विरिदित की इसने हत्या करके शुग वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी कौन सी, पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी इसने। ठीक है, उज्जैनी या विदिशा। बाद में ना ये जो पुष्यमित्र है ना अपने पुत्र अग्निमित्र को क्या करते हैं, विदिशा का प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है। ठीक है, ये क्या था, पुष्यमित्र जो था ना ब्राह्मण वंश का समर्थक था, बौद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। इसने बौद्ध धर्म को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया था। ठीक है, इसके समय में कौन सा, इसका जो पुरोहित था ना, ये पुरोहित थे किसके, तो पूछ ले, पुष्यमित्र का पुरोहित कौन था, तो वो पतंजलि था जिसने अष्टाध्यायी पे क्या लिखी थी, महाभाष्यम टीका लिखी थी। ठीक है, इसके समय में मिनांडर आता है जो कि यूनानी शासक है जिसको क्या बोला जाता है, यवन भी बोला जाता है या इंडो ग्रीक। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है, और हिंदी यवन। ठीक है, मिनांडर आता है। ठीक है, मिनांडर और पुष्यमित्र के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, तो मिनांडर हार जाता है। ठीक है, फिर हमने देखे थे बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे, मंजूश्री, मूलकल्प था, दिव्यवदान था। इसमें क्या है, मंजूश्री, मूलकल्प और दिव्यवदान में ये बताया गया है जो पुष्यमित्र था ना उसका जो राज्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, नर्मदा नदी तक। इसके टाइम पे किन किन ग्रंथ की रचना हुई थी, वो कौन सी, मनुष्य स्मृति, विष्णु स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, फिर हमने देखा था मालविका, अग्निमित्रम, दिव्यवदान, तारानाथ। ठीक है, हम सॉरी ये जो था ना इसमें तो बौद्ध ग्रंथ की रचना होती है, मंजूश्री, मूलकल, दिव्यवदान में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना मंजूश्री, मूलकल और दिव्यवदान में ना पुष्यमित्र को क्या बताया गया है, स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक गलत हो गया था, सॉरी। ठीक है, और जो मालविका, अग्निमित्रम, दिव्यवदान और तारानाथ जो था ना ग्रंथ थे उसमें क्या बताया गया, जो इसका जो राज्य था ना नर्मदा नदी फैला हुआ था, तो उसकी जानकारी किससे मिलती है, मालविका, अग्निमित्रम, दिव्यवदान, तारानाथ। जो मालविका अग्निमित्रम है ये किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, और मालविका कौन थी, मालविका तो अग्निमित्र जो था ना इसका पुत्र था, किसका, पुष्यमित्र का जो पुत्र था जिसको विदिशा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इसकी प्रेमिका कौन थी, मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की दोनों को मिक्स करके इनके नाम पे किसने लिखी थी, कालिदास ने रचना लिखी थी। ठीक है, फिर पुष्यमित्र के बाद कौन आता है, पुष्यमित्र के बाद वसुमित्र आता है। ठीक है, वसुमित्र के बारे में ज़्यादा नहीं है। फिर अग्निमित्र जो कि विदिशा का प्रतिनिधि नियुक्त होता है। फिर आता है देवभूति, फिर देवभूति अंतिम शासक होता है इसका। ठीक है, वसुमित्र, अग्निमित्र, देवभूति। देवभूति के मार्ग कौन बनता है, वसुदेव बनता है। ठीक है, वसुदेव ने 9 साल तक शासन किया। फिर भूमिमित्र आता है 14 साल तक, नारायण आता है 12 साल तक, सुशर्मन आता है 10 साल तक। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। और जो ये था ना कौन सा वंश था, ब्राह्मण वंश था पूरा का पूरा। सातवाहन भी कौन सा था, हमारा ब्राह्मण वंश था। ठीक है, फिर सुशर्मन को है ना, जो सुशर्मन था ना उसको मार के है ना सिमुख क्या करते हैं, सातवाहन की नींव रखता है। सातवाहन को हमने देखा था क्या कहा जाता था, ब्राह्मण वंश बोला जाता था। आंध्र सातवाहन वंश भी बोलते थे, आंध्र भृत्य भी बोलते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी भी बोलते हैं, मातृ सत्तात्मक समाज भी बोलते हैं। क्योंकि जो ये थे ना सातवाहन के जितने भी राजा शासक थे ना अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे। ठीक है, फिर हमने देखा सातवाहन के संस्थापक सिमुख, इनका जो क्षेत्र था महाराष्ट्र के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक था, आंध्र प्रदेश तक था। और नदी कृष्णा से लेकर गोदावरी, कृष्णा नदी हमने देखी थी महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और गोदावरी त्रिम्बकम की पहाड़ियों से। ठीक है, दक्षिण भारत में इन्होंने क्या कर दिया था, समतट राज्य घोषित कर दिया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ के स्वामी भी बोला जाता था। ठीक है, इनकी राजधानी देखी थी कौन सी थी, पैठन या प्रतिष्ठा थी। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। इनकी भाषा प्राकृतिक तेलुगु तमिल थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाषा यानी बोले जाने वाली इनकी प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने लेख कौन सी भाषा में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। इनके जो प्रतिद्वंदी कौन थे, शक इनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। ठीक है,
फिर सिमुक आता है। सिमुक ने इनके जो शासक थे ना सातवाहन में, वो देखते हैं। सबसे पहले सिमुक आता है जो कि एक संस्थापक होता है। फिर आता है सतकर्णी, ठीक है, जो कि इस वंश का सबसे पहला शक्तिशाली शासक होता है। इसने राशु और अश्वमेध यज्ञ दोनों करवाए थे, ठीक है। इसने उपाधि कौन सी ली थी? दक्षिणापथ की इसने उपाधि ली थी, ठीक है। उसे दक्षिणापथपति किसे कहा जाता है? तो सतकर्णी को बोला जाता है। ऐसा भी माना जाता है, ये क्या थे पुराणों में इन्हीं को क्या कहा जाता है? कृष्ण का पुत्र भी बोला जाता है, ठीक है। फिर सिमुक, सतकर्णी, फिर उसके बाद आता है हाल, जो कि है ना क्या था? कवि या कवियों का आश्रयदाता था। और इसकी सबसे ज़्यादा इसने कवि है ना कविताएं जो थी ना कौन सी भाषा में लिखी थी? प्राकृतिक भाषा में लिखी थी, ठीक है। हाल की जो रचना कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा था सप्तशती, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना बस, ठीक है। हाल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना कौन थी? कहा था सप्तशती, ठीक है। फिर हाल के बाद आता है इसका उत्तराधिकारी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। हाल का उत्तराधिकारी था। इसने ना सब उसको ना शक जो थे ना सबसे बड़े जो दुश्मन थे इनके, शक और पार्थिन, उनको क्या किया था? पराजित किया था इनको, ठीक है। सातवाहन की शक्ति को ना गुजरात या राजपुताना या फिर राजस्थान तक पहुंचाने वाला एकमात्र कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था, ठीक है। इसका जो इसने है ना अभियान किए थे ना, आक्रमण किए थे, यानी अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया था, उसकी जो जानकारी है ना कहाँ से मिलती है? नासिक अभिलेख से मिलती है, ठीक है। फिर हमने देखा था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आता है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद है ना, इसके बाद जो था ना वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आता है, उसके बाद कौन आता है? लास्ट है याश्री सतकर्णी, जो कि इसका अंतिम शासक था, ठीक है। फिर हमने देखा था सातवाहन में हमने इसके राजधानी भाषा प्रतिद्वंदी सिमुक सतकर्णी, फिर हाल गौतमीपुत्र सतकर्णी और याश्री, और ये इससे पहले ये, ठीक है। तो इन पांचों के बारे में हमने पढ़ा था, छः के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना बस, ज़्यादा था, ठीक है। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट अलग से बना लेना। और हाँ, सातवाहन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? अमरावती कला की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। सामंती प्रथा थी, जिसका अभिलेख किससे मिलता है? नानगढ़ अभिलेख से है। इसमें ना अभिलेख बहुत ज़्यादा है, तो अभिलेख यहाँ से रख लेना। हमने यहाँ से अभी दो पढ़े थे, कौन कौन सा? एक तो नासिक, जिसमें ना गौतमीपुत्र सतकर्णी की है ना सैनिक विजय की जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से। और दूसरा हमने पढ़ा था नानगढ़ अभिलेख, जिसमें क्या है? सामंती व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। सातवाहनों ने सबसे बड़ी मात्रा में ना क्या कहते हैं? शीशे, ठीक है, शीशे, चांदी, कांसे के सिक्के चलाए थे, ठीक है। कार्ले चैत्य बौद्ध विहार आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। तो ये कौन बिहार कहाँ पे है? कार्ले चैत्य बौद्ध विहार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और किसके टाइम पे हुई थी इसकी स्थापना? सातवाहन वंश के टाइम पे हुई थी, ठीक है। इन्होंने अपने लेखन कौन सी लिपि में लिखे थे? ब्राह्मी लिपि में, लेकिन भाषा इनकी प्राकृतिक थी, ठीक है। तो ये हमारा सातवाहन भी कंप्लीट। फिर आए थे चेदी वंश। चेदी वंश के बारे में हम दो ही के बारे में पढ़ेंगे, खारवेल और महावेगवान। खारवेल था, खारवेल के बारे महावेगवान ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। खारवेल के बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खारवेल प्रसिद्ध शासक था। जो पाटलिपुत्र था ना, उस पर आक्रमण करके उस महापद्मनंद से क्या किया? जिनसेन की जो प्रतिमा वापस ले आया था ये, ठीक है। जो महापद्मनंद है ना, जिनसेन की प्रतिमा उठा कर ले गया था ना, जिनसेन की जैन प्रतिमा, उसको वापस कौन लेके आया था? खारवेल लेके आया था, ठीक है। किसकी प्रतिमा? जिनसेन की, जिनसेन की जैन मूर्ति, जिनसेन की जैन मूर्ति, जो कि महापद्म ले गया था। कलिंग जो युद्ध हुआ था ना, उसमें उठा कर ले गया था, तो उसको वापस कौन लेकर आया था? खारवेल लेकर आया था। इसका जो वंश का क्षेत्र था ना, मतलब कि जो इनका एरिया था वो उड़ीसा ही था, ठीक है। उसका अभिलेख किसमें मिलता है? हाथीकुंबा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो हाथीकुंबा अभिलेख किसने लिखा था? खारवेल में, ठीक है। 3 अभिलेख आगे। पहला कौन सा था? नासिक, जिसमें है ना गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, नानघाट वाले में सामंती प्रथा का, और तीसरा हाथीकुंबा अभिलेख, जिसके बारे में है ना कलिंग उड़ीसा का वर्णन है, या फिर है ना महापद्म के बारे में, ठीक है। तो कलिंग उड़ीसा का सबसे जो महान अभिलेख कौन सा है? हाथीकुंबा अभिलेख है, ठीक है। फिर है खंडगिरी पर्वत। हमने देखा तो खारवेल ने ना क्या किया था? खंडगिरी जो पर्वत है ना, उदयगिरी पर्वत, जो कि उड़ीसा में पड़ते हैं, वहाँ पे क्या था? जैन संतों के लिए क्या बनवाए थे? निवास स्थान बनाए थे। क्योंकि जो खारवेल था ना जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो खारवेल क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था जो चेदी वंश का जो खारवेल है वो किसका है? जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और पुष्यमित्र कौन सा था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 ही धर्म पढ़े थे, एक तो पुष्यमित्र का बौद्ध धर्म पढ़ा था, खारवेल का और जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का। फिर हमने देखा था यहाँ पे ना 3 तरह के होते हैं, 3 आक्रमण होते हैं, यमन, शक और दूसरा कौन सा था? पहलव, जिसको पार्थिन भी बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यमन में सबसे पहले आक्रमण था मीनांडर ने ना पुष्यमित्र के टाइम पे भी आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो पहला ही आक्रमण जो विदेशी आक्रमण था मीनांडर, उसने पुष्यमित्र के साथ भी आक्रमण किया था, वहाँ पे हार गया था। मीनांडर के बारे में देखी थी हमने, इसकी जो राजधानी थी क्या थी? साकल थी। यमन को ना क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता था? हिंदी यवन, ठीक है। तो 3 नाम है यहाँ से यमन की, ये याद रखना, ठीक है। मीनांडर की राजधानी सकल थी, ठीक है। मीनांडर और जो नागसेन है ना, उनकी जो वार्तालाप हुई ना, उसका वर्णन किसमें? मिलिंदपनहु में। मिलिंदपनहु किसने लिखी थी? नागसेन ने लिखी थी, ठीक है, ठीक है। ये बौद्ध दार्शनिक थे, क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। सोने के सिक्के या फिर लेख युग सिक्के जारी किसने किए थे? खारवेल के द्वारा टाइम पे किए गए थे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये है
जो सोने के सिक्के, लेख युग सिक्के किसने जारी किए थे? यवन ने ही चालू किए थे। इन्होंने ना भारत को क्या बताया था? सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन करना, भविष्य नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला इन्होंने बताई थी, संवत इन्होंने सिखाया। तो सभी चीज़ किसने सिखाई थी? यवन ने भारतीयों को सिखाई थी। ठीक है, फिर आते हैं शक, जो कि मध्य एशिया से आए थे। इसमें हम रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में पढ़ता है। ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट ने ना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर क्या करा था? सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था। ठीक है, वैसे सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, लेकिन इसका पुनरुत्थान किसने किया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने किया था। ठीक है, इसका पहला अभिलेख मिलता है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। ठीक है, चौथा अभिलेख ये हो गया। पहला नासिक, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, नानघाट में सामंती, हाथीकुंबा जिसमें कलिंग उड़ीसा या फिर खारवेल के बारे में है, और महापद्मनंद के बारे में। और चौथा अभिलेख है संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, जो कि जूनागढ़ से मिला है, यानी जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो रुद्रदामन फर्स्ट का यहाँ पे हो गया था। फिर हमने ना पल्लव के बारे में पढ़ा था। पल्लव के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो रुद्रदामन था ना, यहाँ से देख लेते एक बार, एक मिनट, ये रहा। फिर पल्लव के बारे में पढ़ा था। गोंदोफंडिस मुख्य था। ठीक है, गोंदोफंडिस के टाइम पे कौन आया था? सेंट टॉमस आया था, जो कि ईसाई धर्म का प्रचारक था। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसमें रह गया था, नोट करना। ठीक है, तो कौन था? गोंदोफंडिस था और सेंट टॉमस आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। शोको में जो था ना पल्लव, उसमें कौन आया था? गोंदोफंडिस आया था। गोंदोफंडिस आया था, और इसके टाइम पे ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? सेंट टॉमस आया था। सेंट टॉमस आया था। ठीक है, गोंदोफंडिस सेंट टॉमस आया था पल्लव के टाइम पे। ठीक है, जो पल्लव थे ना वो कहाँ से आए थे? वो पार्थिया से आए थे। ठीक है, इनको पार्थिया भी या पल्लव भी बोला जाता था। ठीक है, इनको पार्थिया भी बोला जाता था। ठीक है, और इन पल्लव और है ना जो शक थे ना, पार्थिव या शक, इनको पराजित किसने किया था? शक, और इनको पराजित करने वाला एकमात्र कौन था? ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ठीक है, हमने देखा था शक और पार्थिव को पराजित किया था। फिर हमने कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था। जो कुषाण में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते? कुषाण के। ठीक है, जो पूरा कुषाण वंश था ना, कौन सी जनजाति से? यूशी जनजाति से संबंधित था, और कहाँ से आए थे? पश्चिम चीन से आए थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कुषाण और कनिष्क, कुषाण के बारे में ज़्यादा नहीं है, बस कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण ने। ठीक है, लेकिन कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क के बारे में सबसे ज़्यादा, सबसे प्रसिद्ध शासक है ना कुषाण वंश का कौन था? कनिष्क था। ठीक है, इसकी राजधानी पेशावर पहली थी, मथुरा इसने दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, कनिष्कपुर में नगर की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने की थी, अपने नाम से। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। बौद्ध धर्म के अनुयायी है ना मौर्योत्तर काल में 2 ही थे, एक तो कौन था? पुष्यमित्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी, और दूसरा कौन था? कनिष्क था। खारवेल का जो था ना वो कौन से वंश का था? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, इसके टाइम पे क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। वहाँ पे कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इसने शुल्क रूट जारी किया था। ठीक है, भारतीयों के लिए हमने देखा था। फिर बाद में कला व है ना जो संस्कृत साहित्य का संरक्षक, महान संरक्षक किसको माना जाता है? कनिष्क को माना जाता है। गांधार या मथुरा शैली का विकास किसके टाइम पे हुआ था? कनिष्क के समय में। और कनिष्क ने क्या किया थी? शक संवत की स्टार्टिंग की थी, शक संवत की शुरुआत की थी। कब? 78 ईस्वी में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनिष्क ने क्या किए थे? 78 ईस्वी में क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया पूरा मौर्योत्तर काल का कंप्लीट। ठीक है, हमने है ना शुग वंश पढ़ा, कर्ण वंश पढ़ा, सातवाहन, चेदी और कुषाण वंश पढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। शॉर्ट नोट्स बनाने का नहीं ये होता है कि हम जब भी आए ना दोबारा हम करेंगे ना तो एक ही पेज पे सारा लिखा हुआ ना, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे वो सारा कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे कल गुप्त बारे में। ठीक है।